हमको मीटिंग करने का मौका मिला। दूसरा बार हमको मीटिंग करने का मौका मिला है, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद हम देना चाहते हैं त्रिमूर्ति वारियर्स ग्रुप के मैनेजमेंट, मिस्टर अंजनी सर, जयप्रकाश सर और मनोज सर को, चूंकि आज इतने अच्छे प्लेटफॉर्म ये तैयार किए। पिछले कई सालों का मेहनत है सर का, जो कि आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया और हमको एक एजुकेशन का पार्ट, एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं सर। और हर रोज 8:30 बजे शाम में और सुबह मॉर्निंग में भी 6 बजे से हम लोगों को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपना नाम बता देते हैं। मेरा नाम विकास कुमार हुआ और घर दरियापुर हरपुर। वेस्टेज को करने से पहले हम क्या करते थे, क्या करते थे और कैसे हमको वेस्टेज का अवसर प्रदान किया गया, कैसे हम वेस्टेज में आए। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, अपने जर्नी को बताएंगे कि आखिरकार हम मेरे लाइफ में वेस्टेज कैसे आया और हम वेस्टेज को क्यों स्टार्ट किए, क्या कारण था स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले हम अगर बचपन की बात करें तो हम एक ऐसे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं था। पढ़ाई लिखाई भी बहुत मुश्किल से हुआ। मेरा हर एजुकेशन यानी कि नर्सरी से लेकर के मैट्रिक तक हर सिचुएशन में हमको सामना करना पड़ा, सिचुएशन का हर मुसीबत को सहना पड़ा पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उसके बाद जब हम पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ने का तो मन था, लेकिन हम अपने फैमिली का जो स्थिति था पैसे के मामले में, मेरे पिताजी जो थे वो बहुत कमजोर थे, पैसा उतना था नहीं मेरे पास। तो हम पढ़ाई को छोड़ दिए और हम कहीं न कहीं काम की तलाश में निकल गए। काम की तलाश में जब निकले तो हमको जमशेदपुर में एक एल&टी में जॉब मिला, टाटा में। और वहाँ पे कंटिन्यू 5 साल जॉब किए। मेरा स्टार्टिंग वहाँ पे अगर जॉब लगा उस समय की पैसे की बात करें, तो मेरा स्टार्टिंग हुआ था 5500 पे। चूँकि घर परिवार चलाना था, काफ़ी तो नहीं था उस समय, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगे कि हाँ, जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारा घर परिवार चलेगा नहीं। तो 5500 ही हुआ तो क्या हुआ, 5500 से ज़्यादा आएगा। जैसे-जैसे हम काम करेंगे वैसे-वैसे मेरा पेमेंट बढ़ेगा, आएगा। उसके बाद जब हम काम करना शुरू किए तो काम करते वहाँ से हर साल में 10% का इंक्रीज़ होता था मेरा पेमेंट। 5500 से 6500 हुआ, 7000 हुआ, 8000 हुआ। यानी कि पूरे 5 साल करने के बाद वहाँ पे मेरा एल&टी में पेमेंट 9500 तक गया। जब हम देखें कि 5 साल हम कंटिन्यू जॉब करते हुए हो गया और 9000 5 साल 500 पे पहुँचे, यानी कि 9500 का मेरा सैलरी है, तो इससे मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? उसके लिए उसको हम छोड़े। छोड़ने के बाद हम फिर बिहार आ गए और बिहार में पटना में गए। तो पटना में एक आदमी से संपर्क किए और संपर्क करने के बाद हमको एक काम मिला पटना में भी, और वो काम था ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन का। और वहाँ पे जिसके पास हम काम करने के लिए गए तो वो ऑफिस वर्क भी वहाँ भी दिया कि अकाउंट आपको देखना है, डॉक्टर से मिलना-जुलना है, कोटेशन बनाना है, उसको भेजना है, क्या बातचीत होगा हम दोनों आदमी साथ मिलके करेंगे। और यहाँ पे मेरा पेमेंट 12,000 लगाया गया कि हम 12,000 रुपए आपको देंगे पटना में। तो मेरे मन में आया कि चलिए एल&टी से तो ठीक है कि यहाँ पे वहाँ पे 9,500 था, यहाँ पे 12,000 लगा। और यहाँ पे जब पटना में आए तो 12,000 पे जॉब करना शुरू किए और 2014 में, 14 या 15 में हम आए पटना में। 2017 तक, यानी कि 2017 तक हम 2 साल पटना में जॉब किए। तो यहाँ पे मेरा 12 से 13, 13 से 14, 15,000 मेरा सैलरी यहाँ पे कर दिया लोग। करने के बाद मेरे मन में आया कि जिस काम को हम इस कंपनी के लिए कर रहे हैं, अगर वही काम हम खुद का करना शुरू कर दें, तो कैसा रहेगा? तो पहले से तो एक हम नॉर्मल फैमिली से, मेरे पास उतना पूँजी नहीं था कि हम कंपनी को स्टार्ट किए। लेकिन दिल्ली से जहाँ उस कंपनी का प्रोडक्ट आता था, सामान आता था, उससे हमेशा बातचीत हमको करना पड़ता था और करते थे, तो वहाँ पे जान-पहचान मेरा बन गया था।
इसके लिए हम सोचे कि कुछ ना कुछ अपना भी काम करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम शुरू नहीं करेंगे बड़ा पैसा हम नहीं बना पाएंगे। कब तक हम नौकरी करते रहेंगे। एक अच्छे बिजनेस के तलाश में हम बचपन से ही थे कि एक अच्छा बिजनेस हमको मिले, और अच्छे बिजनेस के तलाश में थे। तो 2014 में हम उस कंपनी को करते हुए कुछ ऐसा हम करना शुरू किए कि साइड से जब भी हम डॉक्टर को मिलने जाते थे और देखते थे कि हाँ इसके पास ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन का जरूरत है, अगर 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट लगवाता है, ये लगाता है, तो उसको हम अपने से काम कर देंगे, और काम करने के बाद वो पैसा जो होगा मेरा होगा, जो बचत होगा मेरा होगा। इस लालच में हम आ करके और उस कंपनी को भी छोड़ दिए। छोड़ने के बाद इसमें जब हम 1.5 साल 2 साल किए, 1.5-2 साल करने के बाद, क्योंकि डॉक्टर का बात था कि हॉस्पिटल में काम करना शुरू करवा लेता था, 30% 25% पैसा देता था, बाकी सब बोलता था कि हॉस्पिटल ओपनिंग होगा, पेशेंट आएगा, देखेंगे तब देंगे। तो वहां से हमने एक डिसीजन लिया कि यहाँ पे हम कर्ज में जा रहे हैं, और उस समय तक मेरे पास कम से कम 2-2.5 लाख का कर्ज हो चुका था ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन शुरू करने के कारण, चूंकि हम अपने से करना शुरू किए थे। अब वहां से हम डिसीजन ले नहीं पा रहे थे कि हम छोड़े कि क्या करें, छोड़े कि क्या करें। उसी बीच में क्या हुआ कि हम घर पे आए थे, और घर पे आए थे, मम्मी को गठिया पहले से था ही, और पटना से ही एक आयुर्वेद करके कोई दवा आता था ऊर्जा में। ऊर्जा में पैक करके आता था, 100 गोली का टैबलेट था, 250 या 300 रुपया में उसको हम लेते थे, आते थे, मम्मी को खिलाते थे, जब तक वो खाती थी ठीक रहती थी। तो कंटिन्यू 2-3 साल तक वो गठिया के से परेशान रही, और वो दवा खाते खाते वो भी बेअसर हो गया, वो भी दवा काम नहीं करने लगा। तो बाद में ऐसा हो गया कि मेरे मम्मी को चलना घूमना भी एकदम मुश्किल हो गया। बहुत परेशानी से वो मतलब 2-4 कदम आगे चलती थी, बैठ जाती थी, चलती थी, बैठ जाती थी। उसके प्रॉब्लम को देख करके हम ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए कि एक माँ है, अगर ये भी से ये नहीं चलेगी, तो फिर हम कमाएंगे खटाएंगे कुछ भी करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे, कि जो भी मेरा सपना है वो मेरा पूरा नहीं होगा। और उसी के बीच में जब घर पे आए, तो एक डॉक्टर का पता चला था मसरक में, कि वहाँ के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और वहाँ पे आप लेके जाइए, आपके मम्मी का गठिया ठीक हो जाएगा। अब जो व्यक्ति जहाँ बताता था, हम अपने मम्मी को दिखाते थे, ले जाते थे कि हाँ कैसे भी हो मेरे मम्मी का गठिया ठीक हो, ताकि ये सही से चलना घूमना शुरू कर दे। तो हम मसरक लेके गए अपने माँ को, वहाँ पे डॉक्टर देखा, दवाई दिया। दवाई देने के बाद 2 महीने का हम एक बार दवा ले लिए कि बार बार मसरक आना जाना, क्योंकि मसरक हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर अलग है, दूर है। तो हम सोचे कि एक बार हम 2 महीना का दवा ले लेंगे, बार बार यहाँ आना जाना नहीं पड़ेगा। और उस बीच में मम्मी स्टार्ट करी खाने के लिए। लेकिन हम जब परेशान थे, दवा लेके आते थे जाते थे, तो हमारे घर के ही बगल में, जो कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं, हमारे जनक जी के लिए एक बार जोरदार ताली हम चाहेंगे कि वो हमारे लाइफ में आए, बताए हमको कि हाँ विकास जी आपके मम्मी का गठिया हुआ है, कि हम वेस्टेज करते हैं, और वेस्टेज करते हैं तो यहाँ कुछ सप्लीमेंट है, इस सप्लीमेंट को आप यूज करा करके अपने मम्मी का गठिया ठीक कर सकते हैं। हम बोले कि देखिए जनक जी बात सही कह रहे हैं कि सप्लीमेंट है, करा के ठीक कर देंगे, लेकिन आयुर्वेद बहुत सारा हम दवा मम्मी को खिलाए, कहाँ कुछ हुआ, नहीं ठीक हुआ, तो हम अभी डॉक्टर के पास से दिखवा के आ रहे हैं। तो बोले कि आप आयुर्वेद न खिलाए हैं, ये फूड सप्लीमेंट है, और फूड सप्लीमेंट किसी भी बीमारी के ऊपर जड़ से काम करता है, यानी कि आपके मम्मी को कम से कम ये 3 महीना तक खिलाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी मम्मी देखिएगा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन एक अंदर था कि चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो वहां पे दवा जो आया 2 महीना का मम्मी खाई, तो उसे ठीक नहीं हुआ, तो फिर हम वेस्टीज का प्रोडक्ट लिखवाए। और उसके बीच में जब वेस्टेज का प्रोडक्ट हम उससे लिखवाए गठिया का, तो 4 प्रोडक्ट लिखा गया। और 4 प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट था ग्लूकोसामाइन, नोनी, कैल्शियम और फ्लेक्स। और चारों का जब हम दाम पूछे कि ये चारों का दाम कितना होगा, तो जनक जी हमसे बताए कि 1550 के आसपास ये चारों सप्लीमेंट का दाम होगा, और ये लगभग 1 महीना चलेगा आपका। तो हम जनक जी से बोले कि कुछ ऐसा कीजिए कि जो भी लागत है, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मत दीजिए हमको, जो लागत है ना कि हाँ जो सटीक काम करे गठिया में, वो प्रोडक्ट दीजिए। तो वहां से वो फ्लेक्स ऑयल हटाए,
और ग्लूकोसामाइन नॉनी कैल्शियम 3 प्रोडक्ट दिए। 3 प्रोडक्ट दिए तो वो एक बात बोले कि विकास जी आप प्रोडक्ट ले ही रहे हैं तो एक वेस्टेज के फॉर्म आता है, ज्वाइनिंग फॉर्म, आप उस पर साइन कर दीजिए। हम बोले कि उस पर साइन करने से क्या फायदा होगा। तो वो बताए कि साइन अगर करते हैं तो आपका 1000 का 1100 का जो भी प्रोडक्ट आएगा, तो जो भी आपका पैसा बनेगा ना आपके अकाउंट में आ जाएगा। हम बोले कि रहने दीजिए, कहला इस सब के चक्कर में पड़िएगा कि हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको करते रहेंगे। तो ना ना कर दीजिए ना, आपको पैसा लग रहा है। हम बोले कि अच्छा ठीक है, पैसा नहीं लग रहा है तो देखते हैं, लेकिन हम काम नहीं करेंगे। हम बोले उनसे कि हम काम वेस्टेज में नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले हमको बता चुके थे कि नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्किंग काम है। तो हम बोले कि ठीक है ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन काम हम नहीं करेंगे। तो बोले कि ठीक है काम मत कीजिएगा, लेकिन जब आपके मम्मी ठीक होने लगेंगी तो लोगों को बता सकते हैं ना, किसी किसी को, कि हाँ गठिया यहाँ से ठीक होता है। हम बोले कि हाँ इतना हम जरूर कर सकते हैं कि अगर हमसे किसी दूसरे का ठीक होना है तो वो हम करेंगे, कि लोगों को बता देंगे। अब वो फॉर्म भरवा दिए, सप्लीमेंट लेकर के हमको 3 सप्लीमेंट दे दिए। और वो हमसे बोले थे कि हम आपको नहीं बोलेंगे काम करने के लिए, लेकिन जैसे ही हम सप्लीमेंट उनसे लिए और 1-2 दिन अपने मम्मी को खिलाए, मेरे पास फोन करना शुरू कर दिए। घर बगल में है उसके बावजूद भी वो फोन करना शुरू कर दिए। फोन करते थे, बोलते थे कि हाँ बोलिए ना समाचार। हाँ समाचार ठीक है बताइए। तो देखते, लिस्ट उस्ट बनाते और किसी को वेस्टेज के बारे में बताने चलते ना। हम बोले कि जनक जी आप तो बोले थे कि हम नहीं कहेंगे आपको काम करने, और हम पहले ही बता दिए थे कि हम काम नहीं करना है हमको। तो फिर लिस्ट क्यों बनाए, क्यों लोगों के पास जाएं। और मम्मी को अभी तक तो कुछ हुआ नहीं आराम, कैसे लोगों को बताते हम। तो बोले कि ठीक है। इतना कह के फोन रख देते, फिर भी अनभेला वही। यानी कि हम उब चुके थे उनके फोन से। और यहाँ तब तक मेरी माँ 15-20 दिन सप्लीमेंट खा चुकी थी। और उसके बाद जब माँ से हम पूछे कि मम्मी कैसा है, लग रहा है तुम्हारा दर्द आराम लग रहा है, बोले कि ना अभी कोई असर नहीं पड़ रहा है दर्द में। लेकिन हम कंटिन्यू उसको सप्लीमेंट, क्योंकि बताए हुए थे कंटिन्यू देना है सप्लीमेंट कंटिन्यू, क्योंकि ये दवा नहीं है सप्लीमेंट है, 3 महीना खिलाना पड़ेगा। हम बोले कि चलिए ठीक है, बहुत सारा 6-6 महीना साल भर खिलाया था ना, 3 महीना में क्या दिक्कत है। खिलाना शुरू किए। एंड रिजल्ट यानी कि जैसे वो सप्लीमेंट का डिब्बा खत्म होने वाला था, उस समय से मेरी माँ धीरे धीरे आराम होना शुरू हुआ। तो बताई कि हाँ अब हमको थोड़ा थोड़ा आराम हो रहा है, लगता है अब हम ठीक हो जाएंगे। बोले कि चलो ठीक हो जाएगी तो बस काम करना शुरू करते हैं। और उस समय दिसंबर 2016 में ये लास्ट 27-28 तारीख को मम्मी बताई कि हाँ अब हम ठीक हो रहे हैं। उसी बीच में हम क्या किए कि जनक जी को बताए कि हाँ प्रोडक्ट से तो आराम हो रहा है, प्रोडक्ट से आराम हो रहा है, अभी क्या करना है कि और हमको एक एक डिब्बा मंगवा दीजिएगा प्रोडक्ट। तो बोले कि अच्छा ठीक है विकास जी मंगवा देंगे हम। और जैसे उनको बोले एक एक डिब्बा मंगवा देने के लिए, तब तक क्या किए कि वो मिथिलेश सर को बुला लिए। और मिथिलेश सर को बुला करके ऑफिस में वो बैठाए हुए थे और मेरे पास फोन किए कि आइए ना सप्लीमेंटवा लेके जाइएगा। हम बोले कि अच्छा ठीक है आ रहे हैं, थोड़ा देर में सप्लीमेंट ले लेते हैं। गए तो देखे कि सामने मिथिलेश सर, और हमसे वो पहले बताए नहीं कि हाँ हम आपको सर से मिलवाना है। और चूंकि हमको कुछ मालूम नहीं था और घर के बगल में घर था, तो उनके घर पे हम गए। और उस समय हम घर में जो कपड़ा पहनते, एक टी शर्ट और लूजर पहने हुए थे, गए। जाने के बाद सर से मिले, मिलने के बाद बातचीत होना शुरू हुआ और सर उसी समय बताए मिथिलेश सर कि विकास जी आप क्या करते हैं, पहले बार मिले हुए थे हम लोग, क्या करते हैं हमारे बारे में सब कुछ वो जाने, उनके बारे में हम जाने। तो वो बिजनेस प्लान हमको बताए। बिजनेस प्लान बताने के बाद वो हमसे बोले कि आपको इसमें करना है नहीं करना हमको मतलब नहीं है, लेकिन आप एक बार बिजनेस प्लान को देखिए, अगर पसंद आए तो कीजिएगा, क्योंकि इसमें पूंजी तो लग नहीं रहा है। हम बोले कि ठीक है सर बताइए। बताने के बाद हमको बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें इन्वेस्ट नाम का कोई चीज नहीं था, यहाँ पे हमारा पैसा लग नहीं रहा था। जो भी हम सप्लीमेंट हम कहीं ना कहीं से दवा लाते ही थे, मम्मी के लिए सप्लीमेंट लेते ही थे, तो यहाँ से हम सप्लीमेंट ले लेंगे, क्या दिक्कत है हमको। तो प्लान बताने के बाद प्लान तो ठीक लगा, लेकिन मन में मेरा बहुत सारा क्वेश्चन था कि आज तक मेरे यहाँ
मेरे दूर दूर तक नजर देखने दौड़ाने तक कहीं कोई सफल नहीं हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो हम पे भी शक था कि हम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, काम धंधा छोड़ के अगर इसमें लगते हैं तो फिर हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। चूंकि वो, उसके बाद हम उनसे पूछे कि ऐसा तो नहीं है कि कोई सफल हुआ है मेरे नजर में। तो बोले कि विकास जी, कोई हुआ चाहे नहीं हुआ है, आप हम पे भरोसा कीजिए और हम दोनों मिलके काम करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे सफलता की गारंटी है। उसके बावजूद भी हमको भरोसा नहीं हुआ, लेकिन एक बात उन्होंने बताए कि यहाँ पे क्राउन बनने पे 1 लाख रुपया लोग कमाते हैं। तो वो 1 लाख तो दूर की बात है। हम उनसे पूछे कि अगर नहीं हुआ तो, बोले कि नहीं हुआ तो हम अपना चेक आपको काट के देंगे। इतना विश्वास दिलवाए। उसके बाद जब हम सब कुछ से इनकार कर गए, तो एक वर्ड वो बोले कि विकास जी, आप ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन का काम अब करिएगा नहीं, कहीं ना कहीं जॉब कीजिएगा। हम बोले कि हाँ, कहीं ना कहीं जॉब करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स के यहाँ जो पैसा फंसा हुआ मिलता नहीं है जल्दी, कि हम जॉब करेंगे। तो बताइए, जॉब में आप कितना पैसा कमाइएगा। हम बोले कि अभी कहीं भी हम ज्वाइनिंग करेंगे तो 15,000 रुपये आराम से हम कहीं भी किसी भी कंपनी के अंदर में हम कमा लेंगे। बोले कि आप जब तक रिटायर होइएगा तब तक कितना पैसा कमा पाइएगा। हम बोले कि जब तक हमारा रिटायरमेंट होगा उस समय तक हम ज्यादा से ज्यादा अगर कमा पाएंगे तो 50,000 से ज्यादा हम नहीं कमा पाएंगे। बोले कि आज अगर 15,000 में अपने घर परिवार को चलाने के लिए कम पड़ जाता है, तो आने वाले 25-30 साल के बाद जब आपका पेमेंट 50,000 होगा, उस समय बताइए कि आपका घर परिवार का सही से चल पाएगा उस पैसे में। तब उस बात पे हम सोच पे अड़ गए कि हाँ, ये तो बात आप पते की बोले कि उस समय भी आज जितना महंगाई है, आने वाले 20-30 साल के बाद भी महंगाई बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो ये संभव नहीं है कि हम अपने घर परिवार को सही से चला पाएंगे। तब जाकर के हमको वेस्टेज वहां से समझ में आया, जो कि उनका एक बात लग गया कि आने वाले समय में महंगाई बढ़ेगा और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके साथ में हम सर के साथ हाथ मिलाए और कमिटमेंट किए कि सर, आज के बाद हम किसी भी नौकरी और जॉब के तलाश में नहीं रहेंगे। हम आज के बाद फुल्ली वेस्टेज करना शुरू कर रहे हैं। क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? सर बोले कि हर कदम पे हम आपका साथ देंगे और आप चाहे जहां हो चलने के लिए तैयार रहिए, हम आपके साथ चलेंगे। और चलने के बाद हम मीटिंग प्लान करेंगे और आपको ले चलेंगे। बोले कि ठीक है सर, लिस्ट बनाते हैं। और चूंकि 28, 29, 30 पहले होता था, 3 तारीख 2 तारीख को क्लोजिंग, 2016 में 17 में तक। तो वहां पे हम 3 दिन फील्ड में निकले। निकलने के बाद जो भी मेरे नियर डियर लोग थे, उनसे मिले, बात किए और उनको ज्वाइनिंग कराए। ज्वाइनिंग करा के फास्ट 8% दिसंबर जनवरी, दिसंबर के महीना लास्ट होते होते तक हम 8% का लेवल ले चुके। लेवल लेने के बाद 8% पे चैंपियन डे में सम्मानित किया गया। वहां लगा कि हाँ, यहाँ पे मान सम्मान भी मिलता है। उस महीने का मेरा पहला चेक जो आया था, वो था 293 रुपया का। और 293 रुपया का आया था तो हम लोगों से बताए नहीं, क्योंकि लोग हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर देते कि हाँ, नौकरी भी छोड़ा, बिजनेस भी किया, ऐसे वैसे करके और आज 200-300 रुपया कमाना शुरू किया है। हम घर में किसी से नहीं बताए और ना कहीं बाहर किसी को हम बताए कि हमारे पास इतना पैसा वेस्टेज से आया है। लेकिन हम, मेरे अंदर था कि अगर वेस्टेज 293 रुपया मेरे अकाउंट में भेज सकता है तो और पैसा भी भेज सकता है। जनवरी में सर को बैठाए। जब चैंपियन डे में मेरा मान सम्मानित हुआ तो उसके बाद सर को के साथ बैठे। सर के साथ बैठने के बाद हम प्लान सेट किए कि सर, हमको यहाँ से पैसा कमाना है, जल्दी कमाना है, उसका रास्ता बताइए। सर बोले कि एक ही रास्ता है, डायरेक्टर बनना है जल्दी। बोले कि ठीक है, बनने के लिए कितना पीवी चाहिए। तो उस समय 10,000 पीवी करना होता था। और पूरा जनवरी हम मेहनत किए। तो पूरा जनवरी मेहनत किए तो हम 14%, उस समय के लेवल के अनुसार 14% पे गए। और 14% जब जनवरी में गए तो उस महीने का मेरा पेमेंट 1753 या 54 रुपया का मेरा पे आउट आया था। तो लगा कि पहली बार 293, दूसरी बार 1700 कुछ रुपया, तो यहाँ से मेरा कुछ पैसा बढ़ेगा अब। और जनवरी ही महीने में सर एक बात हमसे बोले कि विकास जी, ये अवार्ड फंक्शन है जिसमें बाली सर आएंगे और हम चाहते हैं कि आप
बाली सर के हाथों अवार्ड ले पटना में। बोले कि ठीक है सर, डायरेक्टर बन जाएंगे हम फरवरी में। फरवरी 22 फरवरी को पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अवार्ड फंक्शन था। और 21 फरवरी तक 14% से जो हम शुरू किए थे, तो 21 फरवरी के दिन हमारा 10,001 पीवी करके डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हो चुका था, चूंकि 22 तारीख को हमको अवार्ड लेना था बाली सर के साथ। तो इतने अच्छे मैनेजमेंट बाली सर जो वेस्टिज को लाए इस इंडिया में, बहुत ही जबरदस्त तरीके का मैनेजमेंट, बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट के साथ आए। और हम आम आदमी को खास बनाने का सर काम किए हैं। तो एक बार हमारे तीनों मैनेजमेंट बाली सर, दीपक सर के लिए जोरदार ताली, रणवीर वीर सर के लिए। साथ ही साथ उस महीने का जो मेरा पे आउट आया था, उस महीने का मेरा पे आउट 9700 प्लस का था। और सर से बहुत सारा नेगेटिव पॉजिटिव जो लोग फील्ड में मिलते थे, जितना हमको क्वेश्चन लोग करते थे कि बहुत लोग बर्बाद हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो, बस वही सब जुनून। लोग कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, और हम कहते थे कि अब तो हमको करके ही दम लेना है, क्योंकि लोगों को झूठा साबित करना है कि लोग कहते हैं, केवल करते नहीं है, और हमको करके दिखाना है लोगों को। और फरवरी में डायरेक्टर हुए। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर हम अपने नीचे एक डायरेक्टर को लाए, और हम खुद सिल्वर डायरेक्टर हुए, जहां से विदेश फंड मेरा कटना शुरू हुआ। 9700 से 13,000 पे गए, 14,000 पे गए। विदेश फंड कटना जब शुरू हुआ, तो लगा कि अब हम विदेश जाएंगे, क्योंकि मेरे सपनों में भी कभी हम नहीं सोच सकते थे, जितना भी इतना हम एक नॉर्मल फैमिली से थे, कि कभी भी हम सपनों में नहीं सोच सकते थे कि हम विदेश घूमने जाएंगे। क्योंकि वेस्टिज में आने से पहले हम नजदीक से कभी हवाई जहाज को भी नहीं देखे थे कि हाँ ये हवाई जहाज ऐसा होता है। लेकिन जब वेस्टिज का ट्रेवल फंड कटना शुरू हुआ, तो उस समय से पूर्ण विश्वास हो गया कि आज नहीं तो कल ट्रेवल फंड के माध्यम से हम विदेश जाएंगे। और जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे, तो विदेश की छोड़िए सर, विदेश की बात को खत्म करते हैं, हमारे पास पैदल चल के बिजनेस को स्टार्ट किए थे। साइकिल नहीं था कि हम साइकिल से लोगों के पास जाते और इस बिजनेस के बारे में बताते। तो पैदल चल के बिजनेस को स्टार्ट किए। अपने गांव के 2-3 गांव, 4 गांव तक खुद रोज कम से कम हम 5 किलो 7 किलोमीटर पैदल चलते थे, प्लान दिखाते थे लोगों को। बैग नहीं रखते थे शर्म से कि हम पैदल चल रहे, बैग ले करके, इससे अच्छा पोलोथीन में हम फाइल लेके चलते थे। और लोगों को ऐसे कर करके प्लान दिखाते थे। और जब डायरेक्टर बने, डायरेक्टर बोनस जब आया, तो सर बोले कि विकास जी आपको बाइक ले लेना चाहिए। हम बोले कि ठीक है सर, बाइक हम ले लेंगे, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। तो बोले कि हाँ पैसा चाहिए। तो कंटिन्यू कंटिन्यू हम 4-5 महीना अपने बोनस को कंटिन्यू किए। और उस समय सबसे खुशी की बात है कि जिस तरीके से आज 1% पूल चल रहा है, हम जब डायरेक्टर बने थे उस समय भी कंटिन्यू 3 महीना 1% का पूल का बाली सर ऑफर दिए थे। और उस 1% पूल में हम तीनों महीना क्वालिफाई किए। और मेरे अकाउंट में 40-45 हजार रुपया जब दिखाई दिया, तो वो पैसा दे करके हम अपने लिए एक बाइक परचेज किए, स्प्लेंडर प्लस। और उसी बाइक से फील्डिंग करना शुरू किए। और आज तक की अगर बात करें, तो वही बाइक आज तक हम 85,000 किलोमीटर, यानी कि अगस्त आएगा 3 साल होगा उस बाइक को लिए हुए, और उस बाइक को 85,000 किलोमीटर तक हम चला चुके। अब जब सिल्वर बने, सिल्वर से विदेश गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने घर में नहीं, हम अपने खानदान में इकलौते हैं जो अपने लिए न्यू बाइक परचेज किए, अपने काम के पैसा से, अपने कमाई के पैसा से। अपने खानदान में इकलौते हैं जहाँ पे हम ट्रेवल फंड के माध्यम से विदेश गए, वो भी इंटरनेशनल ट्रिप गए, जहाँ पे 7 स्टार होटल में रहना, खाना पीना घूमना, सारा का सारा मौज मस्ती एकदम फ्री में जो होता है। उसके बाद ये कारवा यही नहीं, हम अपने करियर का, यानी कि वेस्टिज करियर में 15वें 16वें महीना में अपने आप को स्टार पे ले गए। क्योंकि जो मेरे अंदर जुनून था कार लेने का, तो उसके लिए हमको स्टार बनना बहुत जरूरी था। हम गोल्ड नहीं बने, सिल्वर से
के बाद डायरेक्ट हम स्टार डायरेक्टर बने, और स्टार डायरेक्टर बनने के बाद 15वें 16वें महीने के बाद जब स्टार बने, तो मिथिलेश सर, जयप्रकाश सर, ये दोनों सर लोग के लिए एक बार जोरदार ताली। क्योंकि उस दिन, जिस दिन स्टार बनने हम बने थे, उस दिन ब्रांच में सर लोग 11 बजे रात तक मेरे साथ थे। और जैसे ही स्टार क्वालिफाई हुआ, मिथिलेश सर हमको अपने गोदी में उठा करके ऊपर उठा लिए कि वाह क्या बात है विकास जी, आपने जो कहा कि हाँ इसमें स्टार बनना है, तो आप बन के दिखाए। और वहां से कंटिन्यू 2 महीना और मेंटेन किए, अपना कारफंड स्टार्ट कराए। और कारफंड जब स्टार्ट हुआ, तो कारफंड स्टार्ट होने के बाद हम अपना एक लक्ष्य रखे कि हम अब हमको कार एक लेना चाहिए। चूंकि हम जो भी कर रहे थे, तो फंड के हिसाब से कर रहे थे, यानी कि हमारा ट्रेवल फंड कटा, तो विदेश के कार फंड कटना जब शुरू हुआ, तो हम सोचे कि अब हमको कार लेना चाहिए। और वो भी कार, एक ऐसा कार लेना है जो हमारे पूरे गांव में नहीं हो। पूरे गांव में उतने पैसा का किसी के पास कार नहीं हो, वैसा कार लेना है। तो सर से बातचीत हुआ, मिथिलेश सर से बात हुआ, जब प्रकाश सर से बात हुआ, तो बोले कि ठीक है, मिथिलेश सर आपके धनतेरस के दिन कार लिए थे, आप भी धनतेरस के दिन का प्लान बनाइए। तो 2020 धनतेरस के दिन का मेरा भी प्लान बना कि उस दिन हम अपने लिए कार परचेज कर रहे हैं। उसी बीच में हमारे टीम में एक और मेरे नीचे स्टार डायरेक्टर बने, और वो भी तैयार हो गए कि हाँ सर के साथ हम भी कार लेंगे। तो ये बड़ी बात नहीं है कि हम खुद अपने कार लिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम खुद अपने लिए तो कार परचेज किए ही किए, मेरे टीम में भी एक अपने नीचे कार परचेज करवाए हैं। और आज फिर से हमको बहुत, कहते हुए एक गर्व महसूस होता है कि हम खानदान के इकलौते हैं जो अपने लिए 12 लाख ₹293 से जो मेरा सफर शुरू हुआ था, उस समय घर में बहुत सारा विरोध भी हुआ था कि घर में बैठ करके अब ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन मेरा वेस्टेज का हाईएस्ट चेक 47,000 कुछ रुपया का गया, 47,000 प्लस का गया। और यहाँ से मेरा एक अच्छा जीवन, जो एक लोग जीते हैं। विकास जी, आपने जो बोले 12 लाख, वहाँ थोड़ा सा आवाज आपका कट गया था, उस चीज को एक बार रिपीट कर दे। नहीं सुन। जी जी। जी। तो जब भी हम जो ड्रीम था कि हमको ये कार लेना है, तो ये मेरा ड्रीम कार नहीं था, ये मेरा ड्रीम कार दूसरा ड्रीम कार है, ये मेरा नीड कार था। तो हम एक बार फिर से, मतलब हमेशा हम जब भी मीटिंग में बोलते हैं ना इस बात को कि हम अपने लिए एक न्यू कार परचेज किए हैं, तो बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है। क्यों? कि हम खानदान के इकलौते हैं जो पहला न्यू बाइक परचेज किए, इकलौते हैं जो विदेश गए, इकलौते हैं जो अपने लिए कार परचेज किए, और इकलौते हैं जो अपने लिए 1 करोड़ का घर बनाने के लिए फैसला किए, और वो भी 2025 में, वो भी हाउस फंड के माध्यम से। क्योंकि आज भी जब हमारे दरवाजे पे आज जहाँ पे हम मीटिंग बैठ के कर रहे हैं, तो मेरे घर का स्थिति देख रहे हैं कि केवल ईंटा रखा हुआ है, सीमेंट, यानी कि छत ढल गया है, इस पे कोई पेंट पलस्तारा अभी नहीं हुआ है। तो जब भी हम अपने दरवाजे पे, आज भी मेरे दरवाजे पे जब गाड़ी लगता है ना, तो गाड़ी लेने से पहले भी लोग कहता था कि दूरा है, लगाएगा कहाँ गाड़ी, इसको लगाने के लिए जगह नहीं है, गाड़ी लगाएगा कहाँ, लेने के लिए तो बोल रहा है। और लेने के बावजूद भी आज लोग बोलता है कि गाड़ी खड़ा कहाँ करेगा। तो बोलने वाले, सर, कहने वाले आपको पूरे जीवन में कभी भी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप BMW से हो, या ऑडी से हो, या मर्सिडीज से हो, या मतलब लोगों को नहीं है, मतलब आपके खुशी को देख करके उनके पास जो जलन होता है, उसका होता है। आपके खुशी से वो खुश नहीं होते हैं, आपके खुशी से वो जो उनके उनके पास जो जलन होता है, वो सब कुछ करवाता है कि हाँ ये कहाँ रखेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। और आज वहीं पे मेरा कार्ड भी लगता है। पहले लोग जो कमेंट करते थे कि इससे एक कार का चक्का नहीं खरीदाएगा, और वैसे लोग जब आज कार से देखते हैं या कार से जा रहा है, तो जब तक मेरा कार उनके नजर से दूर नहीं हो जाता है, तब तक वो लोग मेरे कार को देखते रह जाते हैं। और हम अपने मीटिंग सेमिनार को करने के लिए हमेशा
अभी भी जहाँ भी सीएनटी मीटिंग होता है, लीडरशिप मीटिंग होता है, हम अपने कार से ही उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो ये मेरा जर्नी रहा आज तक, आज एज ए डायमंड डायरेक्टर। लेकिन वेस्टेज में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए अहम बात क्या है? सबसे अहम बात है एक सिस्टम। क्योंकि जब तक हम एक सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का कोई ताकत हमको सफल नहीं कर सकता है। और किसी भी चीज के लिए एक सिस्टम बहुत ज्यादा मायने रखता है। सपोज एक उदाहरण के लिए हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जब भी कोई भी व्यक्ति अपने घर में काम करवाते हैं, तो वो छत ढलवाते हैं। और आप सर बताइए कि कोई भी अमीर हो या गरीब हो, एक सिस्टम होता है। जब छत ढलता है ना, तो उसके नीचे सेंटरिंग डाला जाता है, और सेंटरिंग डालने के बाद उस पर से छत का ढलैया होता है। सर आप बताइए कि जो व्यक्ति अमीर व्यक्ति हैं, क्या वो सेंटरिंग को 2-3 दिन में खोल देते हैं? गरीब व्यक्ति को तो 21-22 दिन में खोलना पड़ता है। क्या अमीर व्यक्ति को 2-3 दिन में खोल देते हैं वो सेंटरिंग? नहीं खोलते। क्यों? क्योंकि वो छत टिक नहीं पाएगा। तो वेस्टेज में भी एक सिस्टम है, और जब तक हम उस सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, उस सिस्टम का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम वेस्टेज में सफल नहीं हो पाएंगे। और वेस्टेज का सबसे सफलता का राज एक ही चीज में छुपा हुआ है, और वो है हमारा 7 काम। सबसे पहला मेरा काम, प्रोडक्ट को यूज करना। आज हम लोग कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट यूज करते ही करते हैं। तो वेस्टेज में अगर सफल होना है, तो 100% वेस्टेज का ही प्रोडक्ट आपके घर में जाना चाहिए। वो टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, ऐसा ना हो कि ब्रश वेस्टेज वेस्टेज का हो और टूथपेस्ट किसी अदर कंपनी का हो, शैम्पू वेस्टेज का हो और साबुन किसी अदर कंपनी का हो। 100% सफलता के लिए आपको 100% वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करना ही करना पड़ेगा। तो पहले हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, और जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, उतना ज्यादा हमारे मन में उस प्रोडक्ट के अलावा विश्वास भर जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारे ऊपर काम करता है। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करेंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्ट पे भरोसा होगा, उतना ज्यादा आप फील्ड में जाकर के लोगों से शेयर कर पाएंगे, लोगों को बता पाएंगे कि हाँ, वेस्टेज में ये दम है। यहाँ के चाय पत्ती पीने से पेट में गैस नहीं बनता है, 4 गिलास संतरे के जूस का एनर्जी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, ये सारे चीज को आप बता पाएंगे। साबुन लगाने से कभी भी शरीर में नोचनी खुजली ये सब नहीं होता। यानी कि जितना प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, उतना सारा कोई आप लोगों को बता पाएंगे। तो सबसे पहला मेरा काम है प्रोडक्ट को यूज करना, और वो भी 100% जो भी वेस्टेज में आपको मिलता है, जितना भी प्रोडक्ट वेस्टेज में है, वो सारे प्रोडक्ट को यूज करना हमारा कर्तव्य है। दूसरा मेरा काम है शेयर द प्रोडक्ट। अब क्या करना है कि अगर वेस्टेज में सफल होना है, तो हमको प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। सबसे पहले बात, आप लोग इस बात को गांठ मान लीजिए कि हमको वेस्टेज में प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है, प्रोडक्ट को शेयर करना है। क्योंकि आप जब भी टीवी पे प्रचार देखते हैं, तो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, जो लोगों का प्रचार देखते हैं, कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट को सेल नहीं करता है, वो शेयर करता है, वो प्रोडक्ट के बारे में बताता है। और प्रोडक्ट हम लोगों को क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और बताने के लिए हमारा ह्यूमन नेचर है कि बताने के लिए हम लोगों के पास जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे ही लोग हमारे नजदीक आते हैं और किसी न किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं, हम उनको किसी न किसी चीज का सलाह दे देते हैं। उसी प्रकार जब आप प्रोडक्ट को 100% यूज करेंगे, प्रोडक्ट पे भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, आप लोगों को वेस्टेज के प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू करेंगे। तो दूसरा काम हमारा होगा वेस्टेज का प्रोडक्ट लोगों को बताना, यानी कि वेस्टेज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को शेयर करना। तीसरा काम है मेक लिस्ट, यानी कि हम लिस्ट बनाए। अगर वेस्टेज में सफल होना है, तो 7 काम में मेरा सबसे पहला काम यूज करना, दूसरा काम शेयर करना, और तीसरा काम लिस्ट बनाना। जब तक हम सपनों का और अपनों का लिस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हम वेस्टेज में सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे हम 2 काम चाहे जितना मन तन से करें, जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको सबसे पहले लिस्ट बनाना है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम लिस्ट किसका बनाएं? लिस्ट वैसे व्यक्ति का बनाएं जो आपके नजदीकी लोग हैं, आपके फ्रेंड लोग हैं,
आपके रिलेशन के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके दूर के दोस्त हैं, दूर के रिलेशन हैं। आप ऐसे लोगों का लिस्ट बनाएँ जहाँ पे हम जा कर के मीटिंग, सेमिनार, प्लान दिखा सकें। तो ये मेरा तीसरा काम, लिस्ट हमको बनाना ही बनाना पड़ेगा, जब हमको वेस्टेज में सफल होना है तो। और अपना सबसे पहले अपना ड्रीम लिस्ट सबसे पहले बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आज वेस्टेज में वही व्यक्ति सफल हो पाएगा जिसके पास एक बड़ा ड्रीम है। जिसके पास ड्रीम नहीं है, वो वेस्टेज में कतई सफल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वेस्टेज को करते नहीं हैं, देखते हैं। और वेस्टेज को देखना नहीं है, वेस्टेज को करना है। देखने और करने में बहुत सारा फ़र्क होता है। इसके लिए करने के लिए आपके पास लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लिस्ट तैयार कर लेते हैं, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए कि हाँ सर, हमारे पास आज लिस्ट इतना हो गया, इतना लिस्ट है मेरे पास। और वहां से आप अपलाइन का सहारा लीजिए और इनवाइट कीजिए। किनको? जिनका आप लिस्ट बनाए हैं, उनको जब आप इनवाइट करेंगे, तो इनवाइट कहाँ करना है? एक ऐसे जगह इनवाइट करना है, जहाँ पे एकांत, जैसे उनके घर पे जाएँ, तो या तो उनके घर पे चले जाएँ और नहीं तो अपने घर पे बुला लें। और जब भी हम उसको मीटिंग बताने, किसी भी प्लान को शेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उनके घर पे जाते हैं तो फॉर्मल कपड़ा पहन के, ड्रेस पहन के जाएँ। और अगर वो व्यक्ति मेरे घर पे आता है, तो उनको हम जैसे-तैसे प्लान दिखा दें, नहीं। जब भी हम प्लान दिखाना है, उनको इनवाइट कर लिए, या तो हम उनके घर पे जाए या वो मेरे घर पे आए। हमको कभी भी प्लान दिखाना है तो यूनिफ़ॉर्म में ही होकर के प्लान दिखाना है, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, यहाँ से मेरे जीवन में बदलाव होगा। तो चौथा काम हमको करना है लोगों को इनवाइट, 5वाँ काम करना है हमको मीटिंग उनके साथ। और मीटिंग आपको अकेले नहीं करना है। जो भी न्यू व्यक्ति लिस्ट बना चुके हैं, उनको अपने मीटिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए उनका अपलाइन है। जब तक हम पूरे तरीके से वेस्टेज के सारे सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हमको अपने से प्लान देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक हम प्लान देने के लिए अपने अपलाइन का सहारा लेना पड़ेगा, और अपने अपलाइन को बुलाइए और वहाँ पे प्लान कीजिए, 1 टू 1 कीजिए, 2 लोगों को बैठाइए, 4 लोगों को बैठाइए, ग्रुप मीटिंग कीजिए, लेकिन प्लान अपने अपलाइन से ही दिलवाइए। शुरुआती के 8-10 दिन, जब तक आप अच्छे तरीके से उस प्लान को देने के लिए सीख नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती क्या करते हैं लोग, कि इनवाइट तो करते हैं, इनवाइट करने के बाद अपने खुद प्लान दिखाना शुरू करते हैं। और जब उनके पास नॉलेज नहीं होता है, वो प्लान दिखाते हैं, तो एक काम उनके साथ ज़रूर होता है कि वो जिनको प्लान दिखाते हैं ना, वो उन्हीं को प्लान दिखा के चल जाते हैं। तो कहते हैं कि सर, प्लान तो दिखाए लेकिन जॉइन नहीं किया, हम ही को पढ़ा के चल गया। तो सर, पढ़ना नहीं है, उनको पढ़ाना है, तो ऑफलाइन का सहारा लेना पड़ेगा। मीटिंग करने के बाद हमको करना है टीम वर्क। ये छठा काम हमारा टीम वर्क होगा। यानी कि मेरे अपलाइन का जो काम था, तो मेरे अपलाइन का काम था मेरे साथ बैठ के प्लान दिखवा देना। अब हम पूरे जिन-जिन को अपने मीटिंग में बुलाए हैं, बैठाए हैं, उन लोगों के साथ हम बैठ कर के और एक टीम मीटिंग करें कि हमको वेस्टेज में सफल होना है, इसमें जॉइन करना है, इसमें काम करना है, तो आगे बढ़ना है हमको। तो वहाँ पे आपका टीम वर्क हो जाएगा, टीम मीटिंग हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा 7वाँ काम है फ़ॉलो-अप। हम ऐसे व्यक्ति का फ़ॉलो-अप करें जो एक सफल व्यक्ति हो। जैसे आपके अपलाइन सीरीज़ में जो भी अपलाइन आपको सफल दिखाई दे रहे हैं, उनको आप एक आदर्श मानिए, गुरु मानिए, एक सच्चा अपलाइन मानिए। और उसके बाद उनके साथ मिल कर के आप वो जो-जो बता रहे हैं, फ़ॉलो अप, यानी कि जितना आप उनको फ़ॉलो करेंगे उतना अप जाएँगे, जितना फ़ॉलो करेंगे उतना अप जाएँगे। और बहुत सारे लोग, चूँकि हमको मात्र 7 काम ही करने हैं वेस्टेज में, मात्र 7 काम। पहला, ल प्रोडक्ट यूज़ करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा इनवाइट करना, पाँचवाँ मीटिंग करना, छठा टीम वर्क करना और सातवाँ फ़ॉलो अप करना। अगर इस सातों काम में से अगर हम 6 काम को कर रहे हैं, एक काम भी हम गलती से मिस कर रहे हैं, तो फिर हमसे असफलता के सिवा सफलता बहुत दूर रह जाएगी। यानी कि 7 काम नियमतः हमको रोज़ करना ही करना है,
पहला काम यूज द प्रोडक्ट, दूसरा काम शेयर द प्रोडक्ट, तीसरा काम मेक लिस्ट, लिस्ट बनाना, चौथा काम इनवाइट करना, पांचवा काम मीटिंग करना, छठा काम टीम वर्क करना, सातवां काम फॉलो अप करना, सातवां काम फॉलो अप करना। यानी कि हम जितना फॉलो अप करेंगे उतना अप जाएंगे, उतना अप जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को बेबी सीटर की तरह मान लेते हैं कि ओ मेरा अपलाइन है ना, जहाँ कहेंगे वो चलने के लिए तैयार है, वहां जाएगा, यहाँ जाएगा, हम घर में बैठे रहें और अपलाइन मेरे लिए मीटिंग जाके कर देगा। ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि अपलाइन का जीवन में क्या महत्व है उसको हम एक कहानी के माध्यम से आप लोग को शेयर करना चाहेंगे कि मेरे अपलाइन का मेरे जीवन में, मेरे अपलाइन मेरे गुरु का मेरे जीवन में क्या महत्व होता है। बस 2 मिनट के कहानी से आपको शेयर करना चाहेंगे कि ये अपलाइन का महत्व क्या है, हम कैसे अपने अपलाइन को एक आदर्श माने, कैसे अपने अपलाइन को एक अच्छे मान सम्मान के नजर से देखे। तो उस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? अगर नहीं भी सुनना चाहेंगे तो बाली सर का आदत है कि नहीं भी सुनना चाहने वाले व्यक्ति को हमको एक बार जरूर सुनाना पड़ेगा वैसे कहानी को। तो बात ऐसा होता है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों प्रेम करते हैं, और जब दोनों प्रेम करते हैं तो वो प्रेम इतना दूर चला जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब ये दोनों लड़का और लड़की आपस में बात करते हैं कि अब हम दोनों को शादी करना चाहिए, तब लड़की बोलती है कि ठीक है हम शादी करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन आपको मेरे पापा से आकर के बात करना होगा। तो जैसे ही लड़का आकर के घर पे बोलता है कि हम उससे शादी करेंगे, तो घर वाले एक तो तैयार नहीं होते हैं, और तैयार हुए भी तो लड़की के पापा के यहाँ जब गए लोग रिश्ता लेकर के, तो लड़की के पापा इनकार कर गए कि ना, हमारी बेटी इकलौती बेटी है, हम अपने इतने रईस हैं, हम के हमारे पास बहुत ज्यादा शौक श्रद्धा है, हम अपने बेटी को अच्छे घर में शादी विवाह करेंगे, ये वो 9 मतलब पूरा एक जो लड़की का बाप बोलता है, वो लड़की के पिताजी बोले लड़के वाले से कि हम अपने बेटी का शादी आपके बेटा से नहीं करेंगे। तो वहां से लड़के वाले आ गए। लड़के वाले आने के बाद लड़का को समझाया कि भाई तुम्हारा तो शादी वहां पे होगा नहीं, कि छोड़ दो उस लड़की को। लड़का बोला कि ना, जब भी हम शादी करेंगे उसी लड़की से करेंगे। तो बहुत वाद विवाद होते 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 लड़की वाला बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शादी हम एक ही शर्त पे करेंगे कि बाराती में जितने भी लोग आएंगे उस बाराती में एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, एक भी बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। यानी कि जितने भी लोग आएंगे केवल लड़के लोग आएंगे बाराती में। तो शादी तो करना था, ये शर्त मंजूर कर लिया गया कि ठीक है केवल लड़के लोग ही आएंगे लेकिन बाराती आएंगे। तो जैसे बाराती चलने के लिए तैयार हुआ, तो वहां पे एक बुजुर्ग में थे लड़का के नाना। तो नाना का काम ही है ना ना करना, हर काम में ना ना। तो उनको मना किया गया कि नाना जी आप बाराती नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां पे अलाउ नहीं है। बोले कि ना, हम तो बाराती चलेंगे ही चलेंगे। तो आप कैसे जाएंगे? आप जाएंगे मेरा शादी नहीं होगा। तो शादी हो या मत हो हम तो बाराती चलेंगे। तुम हमको चाहे जैसे ले चलना ले चलो, तुम डिक्की में, गाड़ी के डिक्की में बंद कर लो, बक्सा में बंद कर लो, पेटी में बंद कर लो, जैसे लेके चलना है, लेकिन बाराती लेके चलो। अब लड़का का नाना मानने के लिए राजी नहीं हुआ। लड़का के दोस्त सब बोला कि चलो नहीं मान रहे हैं तो इनको एक डिक्की में भर लो और लेके चलो। हुआ, बाराती निकल गया। जैसे ही बाराती लड़की वाले के गांव में पहुंचने वाला था कि लड़की वाला के एक और शर्त सामने आया, और वो एक ऐसा शर्त लेकर के वो वहां से एक लड़के को भेजा कि जाओ बाराती को गांव से बाहर ही रोको। आया, बाराती रुका। तो उस लड़की वाले का शर्त था कि हमारे गांव के नजदीक से एक जो नदी बहती है, उस नदी में पानी है, और उस पानी के बदले उस नदी में जब तक दूध नहीं बहेगा तब तक हम अपने लड़की का शादी उस लड़के से नहीं करेंगे। तो पहला शर्त तो मंजूर था कि लड़का आएगा केवल बाराती में। दूसरा शर्त ऐसा रखा गया कि अब वहां से कोई शादी होने का संभावना ही नहीं था। बहुत वाद विवाद होने के बाद में हुआ कि चलो अब ये शादी नहीं होगा। बहुत तू मैं हुआ कि अब जो भी शर्त था उसको हम पहले शर्त को तो माने,
कि बाराती में कोई बुजुर्ग नहीं आया, केवल हम लड़के आए, उसके बावजूद भी ये दूसरा शर्त क्यों? तो दूसरा शर्त को आप पूरा कीजिएगा तभी जा करके आप शादी कर पाइएगा, नहीं तो आप बाराती लौटा के ले जाइए। जब बाराती लौटने का नौबत आया और लौटने लगा तो लड़का के दोस्त को याद पड़ा कि अरे यार, नाना को डिक्की में बंद किए हुए हैं, जब शादी होगा ही नहीं तो नाना को कम से कम बाहर निकाल दो, वो अंदर दम घुट रहे होंगे। तो नाना को जब डिक्की खोल करके बाहर निकाला गया तो नाना जी पूछे उसके कि शादी विवाह हो गया सब ठीक ठाक से? तो बोले कि ना, घर चलना है कि शादी नहीं होगा। तो क्यों शादी नहीं होगा? तो लड़की वाला एक शर्त रखा है कि हमारे गांव के नदी में जो पानी बह रहा है, पानी के बदले दूध बहेगा तब हम शादी करेंगे। तो बोले कि बस इतनी छोटी सी बात को लेकर के बाराती वापस जाएगा? लड़का का दोस्त लोग हंसने लगे कि मतलब इतनी छोटी सी आपको बात लग रहा है कि बारात अब शादी नहीं होगा, अब उसमें कौन दूध बहवाएगा? कि ऐसा खबर आया है और ये शर्त है कि जब तक ऐसा नहीं होगा शादी नहीं होगा। फिर लड़का के नाना बोले कि बस इतनी छोटी सी बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, शादी होगा। बोले कि कैसे होगा? तो बोले कि जो संदेशा लेके आया है लड़की के तरफ से, उसके जा करके बोलो कि हम दूध का व्यवस्था कर लिए हैं, आप नदी में से पानी खाली करवा दीजिए, उसके बाद हम दूध का नदी बहवा देंगे। जब ये लड़का गया लड़की वाले से बोला कि हाँ ठीक है, शादी तो होगा, लेकिन वो लोग शर्त कबूल कर लिए, और वो लोग शर्त इसलिए कबूल कर लिए कि उनके पास दूध का व्यवस्था हो चुका है, आप खाली नदी का पानी खत्म करवा दीजिए, वो दूध नदी में लाएंगे। तब लड़की वाले को एक कंफर्म हो गया कि इस बाराती में कोई ना कोई बुजुर्ग जरूर आया हुआ है। तो अपलाइन का जरूरत यहाँ पे पड़ता है कि जब भी डाउनलाइन कभी कहीं भी फंसे तो वहां से मात्र मात्र एक अपलाइन ही सहारा है जो कि हम लोगों को निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारे और आपके जीवन में अपलाइन का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के जो हम लोग परेशान हो जाते हैं, तो वैसे परेशानी को दूर करने के लिए, वैसे परेशानी से निकालने के लिए हमारे अपलाइन ही हमारे साथ आएंगे, तभी जाकर के हम आगे कुछ काम कर पाएंगे और अपने आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन वेस्टेज में ये 7 काम इसलिए हम अपलाइन का बात बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में अब तो हम प्लान देना सीख गए, अब हमको क्या जरूरी है अपलाइन का? अब अपलाइन का कोई जरूरी नहीं है। तो जरूरी सर, आप चाहे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो जाइए, उस समय तक आपको जरूरी पड़ेगा इस कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर होने तक जरूरी पड़ेगा आपको कि हाँ, वेस्टेज में हमको सफल होना है तो अपने अपलाइन का जरूरत पड़ेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि हम अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करें? क्योंकि सफल होने के लिए अगर हम 7 काम करेंगे तो 7 काम से तो हम सफल होंगे ही होंगे, लेकिन जल्दी, क्योंकि आज सब लोग चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी किसी भी सेक्टर में हम सफल हो, तो उसके लिए सबसे पहले हमको अपने कंसिस्टेंसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो 100 पीवी का कंसिस्टेंसी होता है, करने के लिए सब कोई कंसिस्टेंसी करते ही करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टर एंड अबव लोगों के लिए बात कर रहे हैं। हम कंसिस्टेंसी का इसलिए बात कर रहे हैं कि जो भी डायरेक्टर एंड अबव हैं, तो एक बार वो तो डायरेक्टर बनने के लिए बन गए। उसके बाद क्या होता है कि वो अब समझ लेते हैं कि अब हम तो डायरेक्टर हो गए, अब हमको काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। भैया ज़रूरत है काम करने का, क्योंकि आप जब तक काम नहीं करेंगे, वेस्टेज से पैसा नहीं आएगा तो आपका घर परिवार नहीं चलेगा। तो डायरेक्टर एंड अबव लोगों के लिए हम एक चीज़ ज़रूर बताएँगे कि आप अगर वेस्टेज में सफल होना चाहते हैं, तो अपने पोटेंशियल लीडर का लिस्ट बनाएँ। पोटेंशियल लीडर का लिस्ट इसलिए बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर के नीचे कम से कम 40-50 लोग ज़रूर होंगे। 40-50 लोग जब ज़रूर होंगे, तो 40-50 लोग में से ज़्यादा नहीं, एक डायरेक्टर के नीचे मात्र 10 ऐसे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर लीडर का ज़रूरत है, जो डायरेक्टर जब चाहे उस 10 के साथ मीटिंग कर सकता है।
और इस देखिएगा, इस 10 का इतना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि जो डायरेक्टर का डायरेक्टर बोनस महीना के लास्ट लास्ट तक नहीं हो पाता है, अगर वो डायरेक्टर आज से अगर डायरी पेन लेकर के बैठे हुए हैं, तो इस बात को नोट कर लीजिए कि जिस समय आपके टीम में 10 पोटेंशियल लीडर का नाम आपने लिख लिए और 10 लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग प्लान कर लिए और कंसिस्टेंसी के बारे में समझा दिए, तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि 2 तारीख के दिन हम अपना बिलिंग करें। 2 तारीख को अपना बिलिंग करने के साथ-साथ जो हमारा पोटेंशियल 10 लोग हैं, उस 10 लोगों को क्या करना है, 2 तारीख को बिलिंग करवाना है। 2 तारीख को वो जैसे 10 लोग बिलिंग करेंगे और एक व्यक्ति आप हो गए। आपकी टीम में आपको डायरेक्टर बोनस के लिए चाहिए 2001 पीवी, लेकिन जब आप एक पोटेंशियल लीडर के टीम वर्क को टीम के ऊपर काम करेंगे, पोटेंशियल लीडर के ऊपर काम करेंगे, तो आपको 2 तारीख के ही दिन आपके टीम का पीवी हो जाता है 1100 पीवी। अब देखिए 1100 पीवी 2 तारीख के दिन हो गया, तो आपको पोटेंशियल लीडर के साथ कुछ नहीं करना है, केवल एक बैठक करना है और बैठक करने के बाद एक काम उनके साथ करना है कि भैया आज 2 तारीख के दिन हम 11 आदमी एक टीम मेंबर हैं और हम 11 आदमी अपना-अपना बिलिंग करा चुके हैं। बस एक बीड़ा और उठाते हैं कि 7 तारीख तक जो ऑफर रहता है, जो लकी कूपन का ऑफर रहता है, उस 7 तारीख तक हम 11 आदमी मिल करके मात्र एक-एक लोगों का सीएनसी करवाना है। एक-एक सीएनसी मत ज़्यादा नहीं, 11 आदमी मिलकर के अपने टीम में एक-एक सीएनसी अगर करवाते हैं, तो 7 तारीख तक 11 सीएनसी आपके टीम में और हो जाएँगे और वहाँ आपका 2200 पीवी हो जाता है। अगर इस 7 तारीख तक यही कमिटमेंट रहा और एक-एक सीएनसी हम करवाते हैं, उसके बाद 5 दिन और बचते हैं 12 तारीख आने में और 5 दिन में एक-एक सीएनसी का और कमिटमेंट करना है कि हम लोग 11 आदमी को मिल करके एक-एक सीएनसी और करना है। मात्र 5 दिन में एक व्यक्ति को 1 सीएनसी का टारगेट लेना है, मात्र 5 दिन में। यानी कि पहला सीएनसी 2 तारीख को आप पूरे टीम का यानी कि 10 लोग और 1 आप हो गया। 2 तारीख से 7 तारीख आने में 5 दिन का समय लगता है। उस 5 दिन में एक-एक सीएनसी का टारगेट लेना है कि एक मात्र 1 सीएनसी हमको करना है। 7 तारीख के बाद जो 12 तारीख आते हैं, 12 तारीख के डेट में 5 दिन का जो सफ़र होता है, उसमें मात्र एक-एक सीएनसी का टारगेट लेना है कि हमको 1 सीएनसी और डालना है, अपने पूरे टीम से। अब बताइए सर कि अगर 10 आदमी मिल कर के और एक आदमी को अगर बोलते हैं कि आपको 5 सीएनसी करवाने हैं, तो वो क्या बोलेंगे? 5 सीएनसी भारी है। लेकिन 5 दिन में 1 सीएनसी करवाने के लिए बोलते हैं, सर ईज़िली तरीके से वो कनेक्ट होकर के हमारे साथ वो एक सीएनसी एक व्यक्ति ज़रूर करा देगा। तो 12 तारीख में आपका जो टारगेट था 2000 पीवी का और 12 तारीख तक आपकी टीम का पीवी आपका पीवी हो जाएगा 3300 पीवी क्योंकि आपने क्या किया मात्र 5 दिन में 1 सीएनसी एक लीडर से करवाए। दूसरी चीज़ कि जब आपका टारगेट ये 12 तारीख को सीएनसी खत्म होते-होते खत्म हो गया, 12 3300 पीवी आ गया, सर आपको अब अपना लेवल को फ़िक्र छोड़ दीजिए और अपने टीम को उठाइए कि आपके पोटेंशियल लीडर में जो भी आपके साथ टीम मेंबर हैं और जो 2 तारीख को आपके साथ मीटिंग करवाए हैं, किए हैं, सीएनसी किए हैं, उनमें से किनको 8% लेके जाना है क्योंकि आप डायरेक्टर हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोग होंगे, 8% लोग होंगे, 10% लोग होंगे और 10% बहुत कम हो लोग होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 8% के लोग आपके नीचे होंगे। तो उन दसों लोगों के साथ हमको मिलकर के फिर से बैठना है कि हम उनके लिए अब काम करें। और जब हम 12 तारीख तक 3300 पीवी कर सकते हैं, तो आने वाले 18 दिन में क्या हम 1700 पीवी और नहीं कर सकते हैं? अगर 1700 पीवी और कर लेते हैं तो हमारा 5000 6000 पीवी हो जाता है
और वहां पे आपका बोनस, एक डायरेक्टर का बोनस मिनिमम बोनस आता है तो कम से कम 15 से 17 हजार रुपया एक डायरेक्टर बोनस आता है। लेकिन ये होगा कब? जब हम सभी लोग कंसिस्टेंट रहें, उसको करने के लिए तैयार रहें कि हाँ हमको ये काम करना ही करना है, तब जा करके उस पे काम हो पाएगा कि हाँ हमारा कंसिस्टेंसी किधर जाएगा, कैसे हमको करना है। लेकिन इसके लिए हमको एक टारगेट लेना होगा। आज और कल और परसों 2 दिन हमारे पास क्लोजिंग का टाइम है, हम लोग बेहतर क्लोजिंग करें और 2 तारीख से एक अपना टारगेट बनाएं। हर ब्रांच डायरेक्टर एंड अबव एक अपना टारगेट बनाएं कि हमारे टीम में कम से कम 10 लोगों का बिलिंग 2 तारीख के दिन होना चाहिए। और जैसे ही 2 तारीख का बिलिंग होता है उसके बाद हम अपने टारगेट के ऊपर काम करना स्टार्ट करें। अब देखिए, अगर अगर इस रेशियो से कोई सिल्वर व्यक्ति है, सिल्वर डायरेक्टर है, और जो सिल्वर डायरेक्टर है अगर उनके ब्राउन डायरेक्टर में बैठ करके इस तरीके से मीटिंग को करते हैं और मीटिंग करने के बाद अगर उनका ब्राउन डायरेक्टर का लेवल, उनके नीचे जो ब्राउन डायरेक्टर है वो 6000 पीवी से अपना बोनस उठाता है, तो बताइए सर कि एक सिल्वर डायरेक्टर का बोनस 25,000 प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी अपने पोटेंशियल टीम, यानी कि जो भी आपका साइड मेंटेन है, आपके साइड मेंटेन से भी कम से कम 5-7 लोग आपके पोटेंशियल मेंबरशिप में होने चाहिए। और ये 5-7 लोग का वही काम जो अपने टीम के साथ, डायरेक्टर के साथ बैठ करके करते हैं, वही काम हमको हर लेवल पे हर लोगों के साथ एक ही काम करना है। मात्र कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी का बेनिफिट हम सुबह 6 बजे वाले मीटिंग में जो अंजनी सर हम लोगों को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं कि हमको कंसिस्टेंसी ही क्यों जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा हम कंसिस्टेंसी पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा हमारा टीम और हम लोग सफल हो पाएंगे। और जितने लोग हमको ये कहते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, वैसे लोगों को यहाँ से एक सबक मिलेगा कि कंसिस्टेंसी करके लोग कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, जैसे ही कंसिस्टेंसी खत्म होते हैं उसके बाद हर ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर तक हम कहना चाहेंगे कि उनको 1 महीना में, यानी कि 2 तारीख से लेकर के सीएनसी का तो दौर है ही, सीएनसी करने के अलावा 2 तारीख से लेकर के और 30 तारीख के बीच में कम से कम उनको, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को, एक सिल्वर को, गोल्ड को और स्टार डायरेक्टर को, ये 4 ऐसे लेवल हैं जिनको महीने में कम से कम 15 से 20 होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, 15 से 20 होम मीटिंग करना बहुत जरूरी है। तब जाकर के एक हम सफलता की ओर अपने आप को बढ़ पाएंगे। नहीं तो आज की डेट में बहुत सारे लोग सिल्वर हैं, गोल्ड है, स्टार हैं, तो होने के बाद एक अहम आ जाता है कि अब तो हम स्टार डायरेक्टर हैं, अब तो हम गोल्ड डायरेक्टर हैं, हम नहीं भी करेंगे तो हमारे टीम के लोग कर लेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे टीम के लोग वही करते हैं जो हमको करते हुए देखते हैं। अगर हम टीम में निकल रहे हैं, फील्ड में निकल रहे हैं, तो हमारे टीम के, हमारे बिजनेस पार्टनर लोग हमारे साथ निकलेंगे। अगर हम टीम में नहीं निकल रहे हैं तो हमारे टीम के कोई भी लोग हमारे साथ निकलने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए हमको खुद पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक अच्छे लीडर के पास 3 गुण होने बहुत जरूरी हैं। क्योंकि जब तक वो 3 नहीं होंगे, 3 गुण उनके पास नहीं होंगे, तब तक वो एक अच्छे लीडर का निशानी नहीं है। और एक अच्छे लीडर वही है जो विजनरी हो, जो विजनरी हो। एक लीडर का सही पहचान जो विजनरी हो, विजनरी होने के साथ साथ वो लोगों को सही रास्ता बताए। 3 लीडर के पास निशानी में सबसे पहला निशानी उनको विजनरी, दूर का अनुभव होना चाहिए उनके पास कि हम आने वाले 2 साल 5 साल में हम कहाँ रहेंगे, अपने टीम को हम किस स्तर से आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं, तो ये विजन उनका होना चाहिए।
दूसरा काम कि उनके पास लोगों को सही रास्ता बताना है, और तीसरा काम कि वो जो लोगों को बता रहे हैं कि आपको इस रास्ते से चलना है, तो सबसे पहले उस लीडर को उस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तभी जाकर के उनका टीम उनके साथ चलने के लिए तैयार होगा। और लास्ट एक चीज और कहना चाहेंगे कि अभी भी कोविड सही तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हम लोग जितना ज़्यादा हो सके तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और लोगों से दूरी बना के अपने आप को फील्ड में तो जाना ही जाना है, लेकिन ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मास्क लगाएँ, अपने पास सैनिटाइज़र रखें, और लोगों से दूरी बना के, क्योंकि अभी पूरी तरीके से कोविड का खतरा टला नहीं है, तो हम लोगों को अपने टीम को बचाते हुए खुद भी बचना, अपने टीम को भी बचाना है। और थैंक यू, विश यू वेल। और आगे हम हैंड ओवर करना चाहेंगे जयप्रकाश सर